तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक हायर सेकेंडरी बाय गुल फैमिली राजी में। पॉलिटी का सेशन है आज, और सेशन में आज हम पार्लियामेंट की बात करेंगे। और पार्लियामेंट की बात करते करते हम आपसे बहुत सारे मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे, जैसे कि ज्वाइंट सेशन क्या होता है, दोनों हाउस का ज्वाइंट सेशन क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा का, ये ज्वाइंट सेशन क्यों होता है, कब होता है और कब नहीं हो सकता, किस बिल के मामले में ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता और किस बिल के मामले में ज्वाइंट सेशन हो सकता है, किसकी मर्जी से होगा, वो कौन सी परिस्थितियां होंगी कि ज्वाइंट सेशन होगा या नहीं होगा। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ डिस्प्यूट है कि जो प्रेसिडेंट है, आपको पता है भारत में जो गवर्नमेंट का या रूलिंग का जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम की दो जो है खास चीज़ें हैं, क्या एक चुनी हुई संसद होगी जिसमें से सरकार बनेगी, जो सरकार में होगा वो संसद में भी होगा और जो संसद में होगा वो सरकार में भी होगा। दूसरी बात, उसमें दो हेड होंगे, एक फॉर्मल हेड और एक इनफॉर्मल हेड, एक देश का वास्तविक मुखिया जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और एक औपचारिक मुखिया जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति। तो क्या राष्ट्रपति केवल औपचारिक ही है, वो केवल प्रदर्शनकारी पोस्ट ही है, वो क्या रेवर स्टैंप है, क्या कठपुतली है, या उसके पास कुछ वास्तविक पावर भी है या नहीं है। तो वो कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं या कौन सी शर्तें होती हैं जो कहती हैं कि ना भाई रबर स्टैंप नहीं है, और कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो कहती हैं भाई ये तो रबर स्टैंप है। इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे आपसे। इसके अलावा इसी सेशन में मनी बिल और फाइनेंस बिल क्या होता है, मनी बिल की डेफिनेशन क्या है, मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या जो है सिमिलरिटी है और क्या इसमें अंतर है, इन दोनों में अंतर क्या है। अक्सर क्वेश्चन आता है ना कि इसमें से किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता या सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। तो अक्सर उसमें जब ऑप्शन आ जाते हैं ना मनी बिल और फाइनेंस बिल दोनों, अब क्या करें, मनी बिल के फाइनेंस बिल, और उसमें एक डी ऑप्शन रहता है दोनों। तो इसमें अंतर करना हम आपको सिखाएंगे कि मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या डिफरेंसेस हैं और इसमें प्रेसिडेंट को क्या पावर मिली हुई है, इन पे ज्वाइंट सेशन होता है या नहीं होता है। अब ज्वाइंट सेशन में जो स्पीकर है उसका क्या रोल है। इसके अलावा जैसे आपने सुना होगा हिंदी में कहते हैं कि किसी भी हाउस में किसी बिल को पास होने के लिए 3 अलग अलग वाचन से गुजरना पड़ता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। तो ये 3 अलग अलग स्टेप्स हैं एक्चुअली होते हैं। क्या होता है ये बताएंगे। अच्छा, एक होता है ना कि आपने सुना होगा कि बिल रख दिया गया, हाउस में रख दिया गया, हाउस ने कह दिया इसको आप जो है ज्वाइंट कमेटी को या एडहॉक कमेटी को या तदर्थ समिति को भेज दो। ये क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम आपको समझाएंगे। और इसी समय और भी बहुत सारी बातें हमारे सामने यहाँ आती रहेंगी, उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो हमारा सेशन है एक पार्ट में ख़त्म हो जाएगा, इसमें मुझे एक से ज़्यादा सेशन बनाने पड़ेंगे। तो इसको मैं अपनी जानकारी के लिए, अपनी याददाश्त के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पार्ट 1। ये जो है हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं आपसे। मैंने यहाँ लिखा है पार्लियामेंट में लॉ बनाने का प्रोसेस, है ना। फारसी भाषा का शब्द है कानून, जिसे हिंदी में कहते हैं विधान, है ना, जिसे हिंदी में कहते हैं विधान और इंग्लिश में कहते हैं लॉ। ध्यान रखना, लॉ, विधान या कानून। कानून फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी में विधान कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं लॉ। हमारे यहाँ जो ज़्यादा प्रचलित है, जो हमारी ज़ुबान पर चढ़ा हुआ शब्द है, वो है कानून। तो संसद में, पार्लियामेंट में कानून कैसे बनते हैं। अच्छा, आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहली पार्लियामेंट कहाँ बनी, फ्रांस में। पार्लियामेंट जो हमारे यहाँ नाम है, आप कहते हैं कि इंग्लिश नाम है, पार्लियामेंट जो शब्द बना है वो फ्रांसीसी भाषा के शब्द पार्लेमा से बना है। ये जो पार्लेमा है इंग्लैंड में जाकर हुआ पार्लियामेंट, और इंग्लैंड के लोगों ने हम पर राज किया लंबे समय तक, उसी को हमने यहाँ अपना लिया। तो हिंदी में संसद या भारत की संसद, इंग्लिश में इंडियन पार्लियामेंट। अच्छा, अब पिछली जो क्लासेस है मैं उसमें आपको जो है बहुत ही क्लियर तरीके से समझा चुका हूँ कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, उसमें 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा, लोकसभा का पुराना नाम क्या था अंग्रेजों के समय में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और राज्यसभा का पुराना नाम क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट, कहते थे राज्य परिषद। 1954 में आज़ादी के बाद भी इनके नाम यही चलते रहे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोकसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा। 1954 में इनके नाम हो गए लोकसभा और राज्यसभा, तब से यही नाम जो है वो प्रचलन में है। तो संसद के 2 घर हैं या 2 हाउस हैं या 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें मैंने आपको यही बताया कि लोकसभा को हम कहते हैं प्रथम सदन, निम्न सदन, ठीक है ना, प्रत्यक्ष सदन, जनता द्वारा चुना हुआ सदन, और लोकप्रिय सदन भी इसको कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं, द्वितीय सदन, उच्च सदन, राज्यों का सदन, अप्रत्यक्ष सदन। अच्छा, लोकसभा को अस्थायी और राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहते हैं। तो इन चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, ये मैं जो है पहली क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। आप पुरानी वीडियो देखिए, उनमें सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। करीब 43 मिनट की वीडियो है, उसमें मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाया। अब इसी से आगे चलेंगे। तो संसद के, हमारी संसद के 2 हाउस हैं। वो इन्वर्टर का जो प्लग बंद कर दीजिए, वो टोंटो कर रहा बार बार। और संसद के 3 ऑर्गन या 3 अंग हैं या 3 घटक हैं। कौन से, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि हमने राष्ट्रपति को संसद का अंग क्यों बनाया।
आप देखें राष्ट्रपति का हमारे यहाँ चुनाव होता है, आप बताओ बेटा डायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट होता है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमारे यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। हम लोग एमएलए और एमपी चुनते हैं और एमएलए एमपी के वोट से हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए वोट नहीं देते हैं, आपको जानकारी है। तो राष्ट्रपति को हमने चुना है देश के मुखिया के तौर पर, हमारी जो सरकार है एग्जीक्यूटिव है उसके मुखिया के तौर पर, राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक भी है। तो हमने राष्ट्रपति को संसद का अंग क्यों बनाया, या हमने राष्ट्रपति को ये शक्ति या ये अधिकार क्यों दिया कि संसद के कोई भी बिल तभी कानून बनेगा। आम भाषा में आप ये कह सकते हो कि भारत में कोई भी कानून तब बनेगा जब संसद उसे पास कर दे। संसद उसे पास करने का मतलब ये है कि उसे लोकसभा भी पास कर दे, राज्यसभा भी पास कर दे, और जब ये दोनों पास कर देंगे तो वो बिल या वो कानून जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब अगर प्रेसिडेंट भी उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो माना जाएगा कानून बन गया। तो हमने प्रेसिडेंट को ये पावर क्यों दी कि उसके हस्ताक्षर के बिना संसद का कोई भी कानून बनेगा नहीं। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि राष्ट्रपति से हमने ये अपेक्षा की है कि वो संविधान और विधि की रखवाली करेगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कानून है, उसकी रखवाली करेगा। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, संवैधानिक मूल्य। अच्छा, एक हिंदी में ना दर्शन में भी एक शब्द आता है मूल्य। मूल्य का मतलब पसंद, मूल्य प्राइस नहीं, यहाँ पर मूल्य की इंग्लिश है वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर मूल्य का मतलब प्राइस या कीमत नहीं है, मूल्य का मतलब पसंद। आप क्या पसंद करते हैं, है ना। बड़ों का आदर करना सभी को पसंद है ना। तो आप किसी भी देश में चले जाइए, किसी भी कल्चर में चले जाइए, सभी कोई देश ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि ना बड़ों का आदर सम्मान मत करो। सभी बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, पसंद है ना हमारी, है ना, वैल्यूज़ हैं, है ना। तो खैर, तो जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, ये संवैधानिक मूल्य का मतलब क्या कि हमने अपनी पसंद से ही तो संविधान बनाया है। संविधान में जो आइडियोलॉजी, जो आदर्श, जो सोच, जो अच्छे विचार हमने रखे हैं वो, तो हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं उनकी कानून की रखवाली करेगा राष्ट्रपति, नंबर एक बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति ये देखेगा कि संसद अनजाने में, यानी कि भूल से या जानबूझकर या जल्दबाजी में कोई ऐसा कानून पास ना कर दे जो संविधान का उल्लंघन करता हो, लोकतंत्र का उल्लंघन करता हो, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करता हो। समझे ना। संसद जानबूझकर या अनजाने में या जल्दबाजी में कोई ऐसा कानून पास ना कर दे। तो अब जब संसद के दोनों हाउस किसी कानून को पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति के पास वो डिस्कशन के लिए जाता है, विचार के लिए जाता है। अब राष्ट्रपति उसको देखता है कि भाई इसमें संविधान विधि, यानी कि संविधान और कानून की जो मर्यादाएं हैं, वैल्यूज़ हैं, है ना, परंपराएं हैं, पसंद हैं, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है तो ठीक है, सिग्नेचर कर देते हैं। और अगर उसे लगा कि यार मामला गड़बड़ है कुछ, तो फिर उसको कुछ पावर्स दी गई है जिन्हें हम वीटो पावर्स कहते हैं, है ना। और वो जो वीटो पावर्स हैं वही राष्ट्रपति को कहते हैं ना भाई राष्ट्रपति रबर स्टैम्प बिल्कुल नहीं है, उसके पास कुछ एक्सेल पावर हैं। तो खैर इसकी बात भी करेंगे आगे, है ना। इसको आप जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट एक तरह से समझ लीजिए। खैर, तो पार्लियामेंट के बारे में मैंने बताया आपको, थोड़ा सा प्रेसिडेंट के बारे में मैंने आपको बताया, थोड़ा सा उधर कुछ चल रहे हैं। मान लीजिए कुछ हमारे साथ ऐसे लोग भी जुड़े होंगे जो अभी इस महासागर में कदम रख रहे हैं। आज एक अखबार में मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, उसमें किन्हीं जनाब ने कहा है कि साहब जो IAS PCS के जो लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं, IAS PCS के जो बच्चे तैयारी, अच्छा खैर छोड़िए, ये डिस्प्यूटेड चीज़ें होती हैं, हम किसी विवाद में या पछड़े में पढ़ना नहीं चाहते ऑनलाइन इन चीज़ों में। चलिए कहाँ थे हम लोग? तो पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, मोशन या प्रस्ताव, है ना। भाई पता है कि जिस रास्ते पे कांटे हैं तो उधर जाना ही क्यों, या तो फिर अच्छे जूते हों। अब अच्छे जूते पैर में है नहीं, अच्छे जूते पैर में है नहीं, पता कांटों से पैर घायल हो जाने हैं, बचने का कोई चांस है नहीं, तो उस रास्ते को क्यों जाना। तो पता है कि जिस चीज़ को बोलने में विवाद में पड़ सकते हैं तो क्यों बोलना हुआ, है ना। या फिर पीछे हो कोई संभालने वाला, है ना। चलिए साहब, तो अब यहाँ पर एक बात आती है, मोशन या प्रस्ताव, बिल या विधेयक, एक्ट या अधिनियम, नियम या रूल, इन तीनों में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे यहाँ कानून बनाने का जो प्रोसेस, आपको पता है कानून जो है वो विधानमंडल बनाता। अच्छा लगे हाथ यहीं पर एक बात और आ गई। अब कभी कहोगे, आप कभी सुनोगे आप संसद, कभी सुनोगे विधानमंडल, कभी सुनोगे विधानसभा, कभी लोकसभा, कभी राज्यसभा, तो कभी विधान परिषद, है ना। तो विधानमंडल इंग्लिश में इसको कहते हैं लेजिस्लेचर। विधानमंडल या लेजिस्लेचर, इसका मतलब वो संस्था जो कानून बनाती है। तो संसद भी विधानमंडल है, विधानसभा भी विधानमंडल है, वो संस्था जो कानून बनाती है। तो संसद भी विधानमंडल है। तो अगर आप विधानमंडल इसको बोलें तो भी चलेगा, विधायिका बोलें तो भी चलेगा, लेकिन वहाँ पर आपको अंतर करना पड़ेगा कि केंद्र का विधानमंडल या राज्य का विधानमंडल, केंद्रीय विधायिका या राज्य विधायिका, ठीक है ना। तो संसद विधानमंडल भी है, ओके, क्योंकि वो कानून बनाती है। तो कोई भी कानून संसद में पास करने के लिए या विधान, अब देखो ना आगे सब विधानमंडल, यानी कि वो समूह जो कानून बनाता है। विधान माने कानून, ला, मंडल माने समूह, तो वो समूह जो कानून बनाता है। तो कोई भी कानून विधानमंडल में किस तरह से पास होगा,
उसके लिए एक प्रपोजल रखा जाएगा। देखो आप जैसे मान लो हाँ भाई सुरेश, घर में तुम्हारी शादी की बात चलने लगे, मुस्कुरा रहा है ना, हुई थी अभी, हो जाएगी अभी हो जाएगी बेटा, जब तक कुंवारे हो अच्छे हो, है ना। वो एक कव्वाल थे, उन्होंने कव्वाली भी गाई थी कि बड़ा लुत्फ था जब कवारे थे हम तुम, बहुत पुरानी है, बाबा आदम के ज़माने की। बड़ा लुत्फ था जब कवारे थे हम तुम, यानी कि हम बड़ा इन्जॉय था जब हम कवारे थे। हाँ सच में भाई, कोई चिंता ही नहीं, घर कब जाना कब नहीं जाना, कोई चिंता नहीं, बस अपनी चिंता, खाने पीने की चिंता, है ना। तो खैर हाँ, ज़्यादा खुश मत हो। चलो तुम्हारी बात कर लेते हैं। तो अचानक थोड़ी आए, हाँ भाई कल को तेरी शादी है सुरेश से हम अचानक कहते हैं भाई परसों को तेरी शादी है और फला फला बारात घर में आ जाना दूल्हा बन के। नहीं ना, ऐसे थोड़ी, किससे शादी है, कहाँ शादी है, कैसा ख़ानदान है, कैसी लड़की है, कैसा लड़का है। अब हम लोग लड़कों को हमेशा प्रेफरेंस देते हैं, है ना। चलो ये मैं, तुम शर्मा रही हो, तुम्हारी तो हो चुकी है, तुम क्यों शर्मा रही हो, है ना। हाँ, अब जब तुम्हारी शादी हुई होगी तो अचानक थोड़ी तुमसे कह दिया होगा कि चलो कल को तुम्हारी शादी है, नहीं कहा ना। हाँ, कैसे हुई शादी, मैं बताता हूँ कैसे हुई शादी। देखिए सुनीता की शादी करवाते हैं, ठीक है, आइए सुनीता की शादी करवाते हैं। सुनीता पढ़ लिख गई, बड़ी हो गई, होशियार हो गई। अब घर वालों ने कहा भी इसके लिए लड़का देखते हैं। अब घर में डिस्कशन होने लगा, बहुत सारे रिश्ते आ रखे हैं। तो एक दिन सब बैठे हैं घर वाले, तो मम्मी पापा बोले आओ भी आओ, सुनीता तुम भी आओ, और भैया बहन ताया चाचा ताया तुम सब भी आओ, एक तुमसे बात करनी है। ये है प्रस्ताव, मोशन या प्रस्ताव जो है वो ये, तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में बात करनी है कि सुनीता के लिए रिश्ता आया है, सुनीता के लिए रिश्ता आया। अब अगर घर वालों ने कहा भाई नहीं, इस पर बात ही नहीं करनी अभी कोई, अभी सुनीता पढ़ेगी, अभी सुनीता अपने पैरों पे खड़ी होगी, अभी खड़ी नहीं हुई वो अपने पैरों पे, अभी वो रैंग के चल रही है, ठीक है ना। अभी सुनीता अपने पैरों पे खड़ी नहीं हुई है, अभी शादी की बात ही नहीं होगी, प्रस्ताव खत्म, बात ही नहीं होगी उस पर, प्रस्ताव खारिज, प्रस्ताव खारिज, समझ रहे मेरी बात ही नहीं हुई उस पर, बात आगे बढ़ी नहीं। लेकिन अब क्या, 2-3 लोगों ने विरोध किया कि नहीं सुनीता तो अभी पड़ेगी, लेकिन 4-5 लोग जिसमें दादा दादी हैं, मम्मी चाचा ताया हैं, उन्होंने कहा नहीं भाई अब बिटिया शादी के लायक हो गई, अब शादी कर देनी चाहिए, ठीक है भाई बात आगे बढ़ाओ। तो अब वो प्रस्ताव जो है घर में रख दिया गया, प्रपोजल रख दिया गया कि भाई देखो इतने सारे रिश्ते आए हैं। अब वो घर वाले उस पर डिस्कशन को तैयार हो गए, घर वाले उस पर डिस्कशन को तैयार हो गए, डिस्कशन हो रहा साहब। अब 4-5 लड़के हैं, अब ये बहुत लंबा है तो ये बहुत नाटा है ना, ये बहुत मोटा है तो ये इतना पतला लग रहा है, इसके अंदर कोई मर्ज है, ऐसी बातें होती है ना, अरे यही तो होती है। फिर और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जेब में कितना दम है, सबसे बड़ी बात तो यही होती है ना, जेब में कितना दम है। नहीं मैं इसके बिना नहीं रह सकती, ये फिल्मों में होता, किस में होता है, फिल्मों में होता है। हाँ, एक पुराने ज़माने की फिल्म एक्ट्रेस हैं, अभी भी हैं, जिंदा हैं, ऊपर वाला उनको लंबी उम्र दे, तो वो हमेशा फिल्मों में गरीब घर की बेटी ना अमीर घर की बेटी बनती थी। उनकी टाइप कास्ट हो गई थी उनकी इमेज, है ना। मैं नाम ले लूँ, उनका नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आशा पारेख मैडम अभी भी जिंदगी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। तो अक्सर वो जो फिल्मों में अपने जो रोल प्ले करती थी ना, तो उन्हें बड़े घर की रईस घर की बेटी बनाया जाता था। उनके फादर या तो जमींदार हैं या राजा हैं या कोई बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर हैं, फॉरेन रिटर्न हैं, इस तरह से। और जो हीरो होता था, जो जिसके साथ उन्होंने रोमांस करना था, वो गरीब घर का दिखाया जाता था। तो वो पूरी फिल्म में गाने गाते हुए यही संघर्ष करते रहते थे, मुझे तो इससे शादी करनी है। और उनके पापा पूरी फिल्म में लगे रहते थे कि भाई तू मेरी बेटी को छोड़ दे, गरीब घर का लड़का है, ये है वो है सो, है ना। कभी जात का भेद, कभी किसी का भेद, कभी पैसा का भेद, सबसे बड़ा भेद पैसे का भेद। लेकिन लास्ट में जाकर के हैप्पी एंडिंग हो जाती थी और जो पिताजी थे वो मान जाते थे। पिताजी का आखिरी सीन में हृदय परिवर्तन हो जाता था। कैसे हृदय परिवर्तन होता था, जैसे विलेन ने गोली चलाई, अब जो हीरो है ना वो ससुर जी के सामने आ गया और वो उसके सीने में नहीं लगी गोली सीने में नहीं लगी, कंधे में, इधर है ना, इधर वाले कंधे में या नीचे टांग में, सीने में नहीं। मतलब डायरेक्टर बहुत होशियार है भाई, सीने में अगर गोली लगी तो कैसे बचेगा ये, सीने में और सिर में नहीं, इधर गोली लगी, है ना, इस सीन में वो गोली लगी तो हाँ, अब वो जो पीछे वायलिन बज रहा और जो हीरोइन का जो बाप है उन्होंने कहा अरे इसे तो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान पे खेल गया। अगला सीन हॉस्पिटल का, हीरो बेहोश है, हीरो जो है वो बेहोश है। उसके बाद उसे धीरे धीरे होश आ रहा, सामने उसके हीरोइन नहीं खड़ी, हीरोइन दाएँ खड़ी है, हीरोइन दाएँ बाएँ खड़ी है, सामने हीरोइन का बाप खड़ा है ना, धुंधला करके उसको दिखता है। फिर हीरोइन का बेटा राजू तुम जिंदा हो, मेरी तुमने आंखें खोल दी, मेरा तुमने ये कर दिया, मेरा तुमने वो कर दिया। और अगला सीन तू और उसके नीचे द एंड, यही तो होता। और मैं कहाँ से आ गया इधर, है ना। तो ये तो फिल्मों में होता है, ये किस में होता है, फिल्मों में होता है। हकीकत में घर देखो इसका, भाई इससे शादी करेंगे, घर तो है नहीं इसका, इससे शादी करेंगे, कमाता धमाता कुछ है नहीं, भाई इससे शादी करेंगे, क्लर्क है, प्रोफेसर कुछ कमाते नहीं,
इससे सारी IAS लाता मेरे लिए कोई PCS होता, PCS क्या, IAS होता, DM होता, कलेक्टर है ना, डॉक्टर, इंजीनियर तो बेचारे अब खैर छोड़ो ठीक है ना, डॉक्टर, कलेक्टर है ना, SSP वगैरह होते हैं ना। अब चलो बहुत मजाक हो गई। तो प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। अब सब घर वालों ने 4-5 दिन डिस्कशन के बाद एक नाम नहीं 3-4 नाम फाइनल कर दिए। अब वो नाम जाएंगे बुआ के पास। किसके पास? बुआ के पास, बुआ और फूफा के पास। अब बुआ और फूफा सेलेक्ट करेंगे उन 3 में से। हाँ, हर घर में होती है, कोई चाची, कोई बुआ या कोई मौसी या फूफी, जिसकी मर्जी के बिना आप पत्ता भी नहीं हिला सकते, वो नहीं आएगी शादी में, वो नहीं आएगी शादी में, शादी नहीं होगी, है ना। फूफा तो वैसे ही बदनाम है ठीक है। अब वो बुआ के पास जाएगा प्रस्ताव। अब बुआ ने अगर उनमें से कोई नाम छांट लिया तो बात ठीक है, बुआ ने अगर उसमें से कोई नाम छांट लिया तो बात ठीक है, नहीं तो बुआ ने कहना भाई जरा ये 3 मुझे पसंद नहीं आए, वो वाले जो है ना उन्हें देखो, उन पर एक राय करो। अब खैर बुआ को बुलाया गया, फिर दोनों मिल बैठ के बैठे, डिस्कशन हुआ, चलो भाई बुआ ने ही फाइनल कर दिया, घर वालों ने ही फाइनल कर दिया, ओके। अब सबसे बड़ी बात है, पता हूँ क्या है? दादी, मेरी मर्जी के बिना इस घर में कुछ नहीं हो सकता। अब सबसे बड़ी जो है दिक्कत दादी है। अच्छा, हम चाहें तो दादी को साइड कर भी सकते हैं, हट, लेकिन जो अंदर हमारे नैतिकता है ना कि यार हमारे घर की दादी है, हमारे घर की बूढ़ी है, बुजुर्ग है, हमारे घर की शान है ना। माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है ना, तो माँ भी जिंदा और दादी भी जिंदा, तो दो जन्नत हैं। कैसे कैसे अवॉइड कर? एक बार माँ से तो हम रूठ के कहते मम्मी, मम्मी क्या होती, मम्मी और पापा पापा के सामने, तो फिर मम्मी होती ना, मम्मी पापा से कह दो ना, मम्मी पापा से कह दो ना, और पर्दे के पीछे मम्मी पापा कर दो, मानोगे नहीं तो मानो, ठीक है। तो भैया मम्मी को तो हम मना लेंगे, रो के मन के, लेकिन दादी के सामने रोने में खड़ा। खैर दादी को जैसे तैसे पटा लिया। दादी को कोई शक शुबा है तो शक शुबा को हमने क्या, और फाइनली अगर दादी कहती नहीं ये होगा ही नहीं, तो ठीक है दादी, जैसे तुम्हारी मर्जी, कोई और देख लेते हैं। तो बेटे इसी तरह से हमारी पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के संबंध है। इसी तरह से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के संबंध है। ये मैंने तुम्हें मिसाल दी है, इस पर तुम एक फिल्म भी बना सकते हो। अब यहाँ पर हम चलेंगे कि मान लीजिए संसद में एक नया कानून पास होना है कि IAS में या UPSC सिविल सर्विसेज में जो जनरल कैटेगरी के लिए अटैम्प्ट हैं वो 6 की जगह अनलिमिटेड कर दिए जाएँ। जैसे SC ST के लिए अनलिमिटेड अटैम्प्ट हैं, OBC के लिए नो अटैम्प्ट हैं, तो जनरल वालों को और OBC वालों को भी अनलिमिटेड अटैम्प्ट दे दो। यानी 21 से 32 साल या 35 साल या 40 साल जितनी उम्र भी आप देते हो, आप भी उतने अटैम्प्ट दो, आप भी उतने अटैम्प्ट दो। रिजर्वेशन आपको मिलेगा, लेकिन उसमें अटैम्प्ट की बाउंडेशन कोई नहीं होगी। ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। तो ये क्या था, प्रपोजल था। तो इसके लिए जो एक होता है ना कार्मिक मंत्रालय, अब जैसे हमारे यहाँ जो गृह मंत्रालय है ना, जो होम मिनिस्ट्री, हमारे यहाँ होम मिनिस्ट्री जो है, शायद उसी में कार्मिक मंत्रालय होता है, मुझे बिल्कुल पूरी तरह से इसको लॉक मत करना, शायद होम मिनिस्ट्री में ही कार्मिक मंत्रालय होता है। तो इसके लिए कार्मिक मंत्रालय या कोई और मंत्री इस कानून को बनाने के लिए हाउस में प्रस्ताव लेकर के आएगा। हाउस में क्या लेकर आएगा? प्रस्ताव रखेगा, ये प्रस्ताव लेकर के आएगा। वो चाहे लोकसभा में रखे या राज्यसभा में रखे, किसी एक में, ठीक है साहब। तो मंत्री ने प्रस्ताव रखा और कहा कि साहब ऐसे ऐसे हमें कानून बनाना चाह रहे हैं, तो मैं सदन से आग्रह करूंगा, मैं हाउस से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसको डिस्कस करें और डिस्कस करके इसको पास करें। तो शुरुआत में जो ये अपनी लाइनें रखी गई, जो अपना मसौदा या प्रपोजल रखा गया, इसको कहते हैं बेटे मोशन या प्रस्ताव। किसी भी कानून को बनाने के लिए शुरुआत जो है वो यहाँ से होती है। हालांकि इससे पहले, इससे पीछे आप जाओगे तो अब वो सरकारी बिल है तो कैबिनेट उसको पास करेगी। पहले कैबिनेट कहेगी कि हाँ इसको पार्लियामेंट में रखा जाए कि ना रखा जाए, उस और कैबिनेट के सामने आने से पहले वो सचिवालय में कई डेस्क से होकर के गुजरेगा, तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? संसद की। तो संसद में वो प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। यहाँ से बेटे अब हमारा टॉपिक शुरू होगा, यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू हुआ, ठीक है। तो संसद में वो प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव क्या है कि सभी को IAS में भाग लेने के लिए, IAS का एग्ज़ाम देने के लिए जो अटैम्प्ट की बाउंडेशन है वो किसी के लिए भी नहीं होगी। एज की जो बाउंडेशन बनी रहेगी वही जनरल 32 साल, OBC 35 साल ना, OBC कितना साल? 35 साल। और SC ST OBC 33 ना, OBC 35, जनरल 32, OBC 35 और SC ST 40 ईयर्स। कन्फर्म है ना आप? मैं तो एक ज़माने पहले, मैं तो सन 2006 में रिटायर हो गया ना IAS के एग्ज़ाम से, ठीक है। 2006 जो था मेरा लास्ट था। उस समय जनरल के लिए 4 अटैम्प्ट होते थे, अपर एज लिमिट होती थी 30, ठीक है।
ओके चलिए जितनी भी है। अब आपको देखो, आप लोग एग्जाम दे रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है, शायद जनरल के लिए 32 है, शायद नहीं, कंफर्म है। SC ST OBC के लिए 35 है, सॉरी OBC के लिए 35 है और SC ST के लिए 37 है। 5 साल का रिलैक्सेशन है, फिर भी आप लोग देख लेना। चलिए आगे कहाँ थे, ठीक है साहब। तो चलिए इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, क्या कि सभी के लिए जो अपर एज लिमिट होगी वो 37 होगी और अटेम्प्ट की कोई भी बाउंडेशन नहीं होगी, रिजर्वेशन बरकरार रहेगा। ओके ठीक है साहब। तो ये प्रस्ताव रखा गया राज्यसभा में। राज्यसभा ने कहा कि ठीक है भाई, ठीक है, हम इस पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। राज्यसभा ने कहा कि हम इस पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो अब ये बन गया क्या, बिल। क्या बन गया, बिल या विधेयक। अच्छा मान लो राज्यसभा कहती है या राज्यसभा के कुछ सदस्य उसका विरोध करते हैं कि नहीं भाई ये प्रस्ताव हम नहीं रखने देंगे, हम तो ये कानून बनने ही नहीं देंगे, इस कानून को बनाने का प्रस्ताव हम नहीं रखने देंगे। क्या कि भाई देखो इसमें जो है कि SC ST के चांस जो है सीमित हो जाएंगे, क्योंकि जनरल वाले भी 37 ईयर की एज तक एग्जाम देंगे या उनके लिए भी अटेम्प्ट जो बाउंडेशन है वो नहीं होगी, हम इस प्रस्ताव को रखने नहीं देंगे। तो जो प्रस्ताव लाया है, जो मंत्री या जो सदस्य प्रस्ताव लाया है, वो कहेगा ठीक है साहब, हिंदी में लिखते हैं उसको कि वो मत विभाजन की मांग करेगा, यानी कि वो इसकी डिमांड करेगा कि ठीक है साहब वोटिंग करा लो। क्या करा लो, वोटिंग करा लो कि इस प्रस्ताव को हाउस में रखा जाए या ना रखा जाए। तो अगर राज्यसभा कहती है कि प्रस्ताव रखो तो उस पर डिस्कशन शुरू हो जाएगा। तो प्रस्ताव जो है वो बन गया क्या, बिल बन गया। और राज्यसभा या जिस हाउस में भी वो रखा गया था वो कहता नहीं भाई हम इसको यहाँ पर रखने की परमिशन नहीं देंगे या इसको आगे बढ़ने की परमिशन हम देंगे नहीं, तो वहाँ वोटिंग होगी, वहाँ पर वोटिंग होगी। और आमतौर पर अगर वो सरकारी बिल है तो सरकार के पास मेजोरिटी होती है, सरकार को मेजोरिटी होती है, तो हाउस कहता हाँ भाई ठीक है इस पर डिस्कशन हम करते हैं। तो प्रस्ताव पर, प्रस्ताव यानी कि मोशन, कानून बनाने की जो सबसे पहली प्रक्रिया क्या है, प्रस्ताव रखा जाएगा। उसको हाउस ने कह दिया कि हाँ भाई ठीक है इस पर हम डिस्कशन करेंगे, तो अब ये बन गया क्या, बिल या विधेयक। मैंने लिखा भी है कानून बनाने के लिए स्टार्टिंग क्या है, प्रस्ताव। मोशन को जब हाउस डिस्कशन के लिए तैयार हो तो उसे क्या कह देंगे, विधेयक या बिल, ठीक है। अब इस विधेयक पर या इस बिल पर डिस्कशन शुरू हो जाएगा। अब देखो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई, प्रस्ताव आया 11:05 पे प्रस्ताव आया, 11:10 पे वो प्रस्ताव पास हो गया और 11:15 पे वो बिल जो हाउस ने पास कर दिया। अगले दिन, उसी दिन लंच के बाद वो दूसरे हाउस में गया और शाम को कार्रवाई खत्म होने से पहले दूसरे हाउस ने भी उसको पास कर दिया। उसके बाद तुरंत 6-7 बजे वो प्रेसिडेंट के पास भेज दिया गया और 8-9 बजे प्रेसिडेंट ने वो साइन कर दिए। 10 बजे नोटिफिकेशन हो गया जी, रात को 12 बजे वो लागू हो गया, ठीक है। कभी कभी इतनी तेज प्रक्रियाएं भी होती हैं और कभी कभी, है ना, लोकपाल बिल, ठीक है। चले सर, तो अब क्या होगा, उस बिल पर डिस्कशन होगा। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं, ध्यान सुनना मेरी बात को, कि हाउस उसको पास कर सकता है एक चीज़, या हाउस ये कह सकता है कि भाई दोनों हाउस की जो ज्वाइंट कमेटी है उसको भेज दो। देखो हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट कमेटी होती है अलग अलग मंत्रालयों के लिए, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के लिए, आप विभाग भी कह सकते हो, अलग अलग मिनिस्ट्रीज या अलग अलग मंत्रालयों के लिए समिति होती हैं, उन्हें हम कहते हैं तदर्थ समितियाँ। ना तदर्थ समितियाँ नहीं, हम उन्हें कहते हैं मंत्रालयों की स्थायी समितियाँ, वो बनी रहती हैं। उसमें कुछ मेंबर लोकसभा के होते हैं, कुछ मेंबर होते हैं राज्यसभा के। तो ये कहा गया कि भाई बिल को आगे बढ़ाने से पहले इसको कमेटी को सौंप दिया जाए, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं, ठीक है ना। उसे कहते हैं सदन की संयुक्त समिति। सदन की संयुक्त समिति को भेज दिया जाए और वो समिति जो है अपनी इसमें सिफारिश देगी कि इस कानून को और बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है, इसमें क्या हटा देना चाहिए और क्या नया जोड़ देना चाहिए, जो भी हो। एक तो ये हो सकता है कि हाउस ने कहा कि ठीक है इसको पास कर देते हैं, और एक ये हो सकता है कि हाउस ने कहा कि भाई इसको ज्वाइंट कमेटी को भेज दिया। अब ज्वाइंट कमेटी को भेज दिया तो इसका मतलब मामला लटक गया, मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब कमेटी उस पर कब डिस्कशन करेगी। देखिए अगर सरकार उत्सुक है उस बिल को पास करने के लिए तो तेज़ी दिखाती है, कमेटी से आग्रह करती है कि भाई इसमें ज़रा जल्दी से डिस्कशन करो, रिपोर्ट दो। वो 4 दिन में भी हो सकती है, और अगर मामले को लटकाना हो तो वो लंबे समय तक भी लटका रह सकता है। खैर, अब कमेटी जब भी उस पर अपनी रिपोर्ट देगी वो रिपोर्ट हाउस में रखी जाएगी। जिस हाउस ने कहा था कि भाई इसे कमेटी को भेज दो, वो रिपोर्ट उसी हाउस में रखी जाएगी। अब उस रिपोर्ट को जो पार्लियामेंट की जो ज्वाइंट कमेटी थी जिसने उस बिल की जांच की, अब हाउस के लिए ज़रूरी नहीं है, हाउस माने राज्यसभा शुरू हुआ था, राज्यसभा शुरू हुआ तो राज्यसभा, लोकसभा शुरू हुआ तो लोकसभा। हाउस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी रिपोर्ट को माने, वो चाहे तो उसकी रिपोर्ट को मान सकता है, चाहे तो उसमें कुछ चेंज वो कर सकता है। खैर जो भी हो, उसकी रिपोर्ट गई, उस पर फिर डिस्कशन हुआ हाउस में। अब हाउस ने उसे पास कर दिया तो ठीक है, पास नहीं किया तो वो ख़त्म हो गया। हाउस ने उसको पास नहीं किया तो बिल लैप्स हो गया, है ना। जैसे 31 मार्च तक सरकारी खजानों में 31 मार्च तक जो आपने पैसा खर्च करना था कर लिया, उसके बाद जो पैसा बचा रह गया वो लैप्स हो गया, ख़त्म हो गया। वो ऐसा नहीं कि उसमें आग लग गई,
लेकिन अब आप उसे खर्च नहीं कर सकते। अब उसके लिए दोबारा बजट पास होगा, दोबारा से आपको अलॉट होगा, वो पैसा कम हो या ज़्यादा हो, उसके बाद ही आप कुछ करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि उस बिल को आप फिर से नहीं रख सकते, उस बिल का रूप बदल के आप फिर से रख सकते हो, लेकिन अब यहाँ पर इस रूप में उस पर कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है साहब। अच्छा चलिए, अब मान लिया बिल को पास कर दिया, बिल को राज्यसभा ने पास कर दिया, एक हाउस ने पास कर दिया, अब वो जाएगा लोकसभा में, ठीक है ना। अब लोकसभा में बिल रखा जाएगा। अब जब वो लोकसभा में रखा जाएगा ना, तो उसके लिए मोशन नहीं है, मोशन नहीं है भाई, मोशन या प्रस्ताव तो पहले रखा जा चुका ना, राज्यसभा ने उसकी स्टार्टिंग कर दी। लोकसभा होता तो लोकसभा मोशन आया, लोकसभा ने उसकी स्टार्टिंग कर दी। अब यहाँ पर जो है कि राज्यसभा से जो बिल लोकसभा में आया है, लोकसभा से ये नहीं कहा जाएगा कि साहब इसको जरा रखने दो ना, आए लोकसभा में पास होने के लिए, वो डिस्कशन करना ही है आपने। ये नहीं कह सकते हम डिस्कसन नहीं करेंगे, अरे क्या गया, ऐसा नहीं है, डिस्कशन उसमें होना ही है, ठीक है ना। लोकसभा में अब उसमें डिस्कशन होगा, लोकसभा में भी सेम प्रोसेस हो सकता है। लोकसभा चाहे तो उसको पास कर दे, ठीक है ना, चाहे तो कहे भाई हम इसको पास नहीं करेंगे, ठीक है ना, चाहे तो कहे भाई एक बार ज्वाइंट कमेटी को भेज दो, चाहे तो कहे ना ज्वाइंट कमेटी को दोबारा नहीं भेजा जाएगा, है ना, ज्वाइंट कमेटी को दोबारा नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि ज्वाइंट कमेटी उस पर पहले डिस्कशन कर चुकी है। आप दूसरा हाउस फिर से नहीं कह सकता कि ज्वाइंट कमेटी को भेज दो, क्योंकि ज्वाइंट कमेटी किसकी, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त समिति, उस पर पहले डिस्कशन कर चुकी है, ठीक है साहब। अब लोकसभा चाहे तो उसे पास कर दे, चाहे तो पास ना करे, चाहे तो पास कर दे, चाहे तो पास ना करे। अब लोकसभा ने उसको पास कर दिया तो हम ये मानेंगे कि भाई संसद के दोनों हाउस ने उसे पास कर दिया, अब वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। लोकसभा ने उसको पास नहीं करा, लोकसभा ने उसको पास नहीं करा, या लोकसभा ने उसे राज्यसभा को लौटा दिया, लोकसभा ने उसे पास करने से मना कर दिया, राज्यसभा अड़ गई, अड़ना समझते ना, नहीं हम तो ये काम करेंगे, तो ऐसे में ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा। या लोकसभा ने राज्यसभा को वो बिल वापस भेज दिया अपनी कुछ सिफारिशों के साथ कि इसमें ये घटा दो, ये जोड़ दो, राज्यसभा नहीं मानी, नहीं भाई साहब हम नहीं करेंगे ऐसा कुछ, हम तो इसी रूप में पास करेंगे इसे। तो कहा जाएगा कि फिर लोकसभा और राज्यसभा में झगड़ा हो गया, झगड़ा वो वाला नहीं, तर्कों का, बातों का झगड़ा हो गया, तो ऐसे में ज्वाइंट सेशन होगा। लेकिन अभी हम उधर नहीं जाएंगे ज्वाइंट सेशन की तरफ, अभी हम ये मान के चलेंगे कि राज्यसभा से जो बिल आया था वो लोकसभा ने पास कर दिया। ज्वाइंट सेशन की बात अभी नहीं करेंगे हम अभी ये मानेंगे कि राज्यसभा से जो बिल आया था वो लोकसभा ने पास कर दिया, या लोकसभा से जो बिल चला था, इन सारे प्रोसेस के बाद जो बिल लोकसभा से चला था, लोकसभा ने पास किया, उसके बाद वो गया राज्यसभा में, राज्यसभा ने भी उसको पास कर दिया। अब वो बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास, किसके पास, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे अधिकार हैं, वो चाहे तो उस बिल पर सिग्नेचर कर दें, उसे कहते हैं सिग्नेचर करने का मतलब मंजूरी दे दी, चाहे तो उस पर सिग्नेचर करने से मना कर दें, इसका मतलब था उन्हें मंजूरी नहीं दी। अब दोनों हाउस से पास होकर के जो बिल, ध्यान ना अभी वो एक्ट नहीं है, बिल है, जो बिल दोनों हाउस से पास होकर के राष्ट्रपति के पास आया है, राष्ट्रपति उसे अपनी मंजूरी दे दें तो बन जाएगा कानून या अधिनियम या लॉ। और अगर राष्ट्रपति ने उसे मंजूरी देने से मना कर दिया तो वो लैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। मंजूरी देने से मना करने का मतलब है कल को चाहे तुम राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगा दो, लेकिन वो कानून लैप्स हो गया। अगर राष्ट्रपति ने उसको मंजूरी देने से मना कर दिया है, भले ही सरकार ने सलाह दी है कि भाई इस बिल पे साइन कर दो, लेकिन राष्ट्रपति ने कहा मैं इस पर साइन नहीं करूँगा, तो बिल लैप्स हो जाएगा, भले कल को आप राष्ट्रपति महाभियोग लगा दो, वो अलग बात है। तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना जरूरी है। राष्ट्रपति चाहे तो उसे फिर से कहे कि भाई डिस्कशन कर लो इस पर एक बार, फिर से लोकसभा राज्यसभा दोनों को लौटा दे कि एक बार इस पर फिर से कुछ डिस्कशन कर लो, मुझे यहाँ थोड़ा सा डाउट है, मुझे इस चीज़ पर आपत्ति है, तो इसे कौन सा वीटो कहते हैं, सस्पेंसिव वीटो, है ना। तो अभी हम वीटो की बात नहीं करेंगे, पॉकेट वीटो क्या है, सस्पेंसिव वीटो क्या है, एब्सोल्यूट वीटो क्या है, या राष्ट्रपति की वीटो पावर क्या है ना, इनकी बात हम अभी नहीं करेंगे, इसको हम अलग से समझेंगे। अभी हम ये मान के चलेंगे कि राज्यसभा ने जो बिल पास किया था वो लोकसभा ने ही पास कर दिया, और दोनों हाउस से पास होने के बाद बिल जो गया किसके पास गया, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने भी उस पर सिग्नेचर कर दी, मैंने लिखा ना, मैंने क्या एक्ट, बिल क्या गया, मोशन को जब हाउस डिस्कशन के लिए तैयार हो तो बिल हो गया, फिर एक्ट आया, क्या एक्ट का मतलब अधिनियम या कानून, बिल पास करने का प्रोसेस का पूरा होना। तो बिल पास करने का प्रोसेस क्या है कि एक हाउस ने पास किया, फिर दूसरे हाउस में गया, और फिर राष्ट्रपति ने भी उस पर सिग्नेचर कर दिए, ठीक है साहब। तो ये बन गया आपका एक्ट, अधिनियम या कानून। क्या बन गया ये बन गया एक्ट या अधिनियम या कानून, समझ गए। अब उसके बाद अच्छा ये बात हमें भी नहीं पता थी, अभी क्या है कि अभी वो CAA लागू हुआ ना, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, CAA लागू हुआ ना, जब अखबारों में चर्चा हुई CAA लागू हुआ, CAA लागू हो गया, मैं कहा ये तो पहले ही कानून बन चुका था। तो अब हमें पता चला, देखिए ज्ञान कभी भी पूरा होता नहीं है, फिर हमें नहीं पता था, हमें पता चला कि भाई राष्ट्रपति द्वारा सिग्नेचर करने के बाद भी सरकार को उस अधिनियम को लागू करने से पहले या उस कानून को लागू करने से पहले
कुछ नियम बनाने होते हैं, यानी कि रूल बनाने होते हैं, नियम या रूल बनाने होते हैं कि इस कानून को लागू करने के लिए ये प्रोसेस फॉलो किए जाएंगे, ठीक है ना, तब जाके वो कानून लागू होगा। तो इसमें एक नई चीज़ जुड़ गई है कि दोनों हाउस ने पास कर दिया, राष्ट्रपति ने भी सिग्नेचर कर दिए, तो हो गया वो एक्ट या अधिनियम। लेकिन अब वो सीधे हूबहू लागू नहीं हो जाएगा, उसके लिए सरकार कुछ नियम बनाएगी। सरकार ने नियम बना दिए, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी हो गया, CAA लागू हो गया, ठीक है ना सर। तो इस तरह से हमारी पार्लियामेंट में या इंडियन पार्लियामेंट में क्या बनते हैं, कानून बनते हैं। लेकिन मसला ये है कि अब एक हाउस ने पास करा लेकिन दूसरा हाउस उसे पास नहीं कर रहा, या दूसरे हाउस ने क्या कहा कि भाई ठीक है हम तुम्हारी इन बातों से सहमत है लेकिन इन बातों से सहमत नहीं है, यानी कि दूसरे हाउस ने अपनी कुछ सिफारिशों के साथ पहले हाउस को वो बिल लौटा दिया। अब अगर पहला हाउस उन सिफारिशों को मान ले तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन पहला हाउस उन सिफारिशों को ना माने या उनमें से कुछ सिफारिशों को माने और कुछ को ना माने, तो दोनों में क्या हो गया, टकराव हो गया, है ना, दोनों में टकराव हो गया। तो उस टकराव की स्थिति में होगी जॉइंट बैठक, ये हम आपको नेक्स्ट सेशन में बनाएंगे। अच्छा मान लीजिए दोनों हाउस ने उसको पास कर दिया, फिर प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने उस पर सिग्नेचर कर दिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सिग्नेचर करने से मना कर दिए तो दिक्कत है, वो उस पर कोई डिसीजन नहीं ले रहा तो भी दिक्कत है, उसे वापस लौटा दे रहा तो भी दिक्कत है। यानी कि राष्ट्रपति के पास बहुत सारी वीटो पावर्स हैं। तो ये वीटो पावर्स क्या हैं जो राष्ट्रपति को कुछ वास्तविक सत्ता देती हैं, इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ग्रुप में आप शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और कोई कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।